स्टेशन। मूवी की शुरुआत में ट्रेंजियो नाम का आदमी ब्रूस ली हवाई अड्डे में भागा बजाता है। वो घबराया हुआ है और जल्दी में है। वो फिर मदद वाले काउंटर पे जाके पश्चिम के लिए टिकट मांगता है। सबसे करीबी फ्लाइट 2 घंटे बाद की है। वो बस टर्मिनल से गुजरने के लिए वो टिकट खरीद लेता है। उसी हवाई अड्डे पे इंस नाम की एक बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक उसके दोस्त के सांस अटक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इनसे देखकर परेशान होती है क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बाहर जो लोग टीवी देख रहे होते हैं वो देखते हैं कि टीवी रिपोर्टर और लाइव शो के होस्ट कैमरा के आगे बेहोश हो गए हैं। बस यही नहीं, एक पूरी गली के लोग सड़क पे बेहोश पड़े हैं। ट्रेंजियो को पता है कि क्या हो रहा है और उसको छोड़ के बाकी सभी को लगता है कि ये किसी प्रकार का मजाक है। ट्रेंजियो बोलता है कि उसका काम करने का समय हो गया है और वो टर्मिनल की तरफ बढ़ता है। तभी वो एक गार्ड को विचलित हुआ देखता है और ट्रेंजियो उसकी बंदूक छीनकर रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हटने को बोलता है। वो एक हवाई जहाज में बैठता है जो कुछ ही मिनटों में मॉस्को के लिए उड़ान भरने वाला है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि बस कुछ ही लोग हवाई जहाज में बैठे हैं और वो सबको गन पॉइंट पे रखता है। पायलट गायब है और उसका को पायलट मैथ्यू एक आतंकवादी की मदद नहीं करना चाहता। जैसे ही वो गन के लिए लड़ते हैं, एक गोली मैथ्यू के हाथ में लग जाती है और उसको जख्मी कर देती है। बाहर यात्री लोग होते हैं और गैब्रिएली उन्हें शांत करने की कोशिश में लगी रहती है। ट्रेंजियो कॉकपिट से बाहर आकर पूछता है कि जहाज में कोई पायलट है। अब सेल्वी नाम की महिला खड़ी होती है। सेल्वी बस एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर की पायलट होती है। ट्रेंजियो के हुक्म पे सेल्वी मैथ्यू और बाकी सभी यात्रियों के साथ टेक ऑफ करने को तैयार हो जाती है। हवाई जहाज में गोलियों के कारण काफी कुछ खराब हो गया होता है और इसी कारण उसमें बैठा कोई व्यक्ति बाहर से किसी से संपर्क नहीं कर सकता। जब जहाज हवा में होता है तब सेल्वी और मैथ्यू ट्रेंजियो से वजह पूछते हैं, पर ट्रेंजियो कुछ नहीं बताता। वो बस इतना बताता है कि वो नाटो में अफसर है और वो कुछ ऐसा जानता है जो वो लोग नहीं जानते। बहुत जिद करने पे वो बताता है कि सूरज की किरणें घातक हो गई हैं और आने वाले दिन का उजाला उन सबको मार देगा, चाहे कोई घर के अंदर भी क्यों ना हो। और ये पूरब के देश जैसे जापान और कोरिया में होना शुरू हो गया है और अगला निशाना उनका हवाई जहाज होगा अगर सूरज उन तक पहुंच गया तो। मैथ्यू और सेल्वी उसका यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि वो दिमागी तौर पर बीमार होगा। ट्रेंजियो भी बोलता है कि शायद वो बेवकूफ लग रहा है, पर वो बेवकूफ नहीं है। मैथ्यू के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है जिससे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। एक यात्री जिसका नाम लौरा है, वो एक बूढ़े आदमी जिसको भूलने की बीमारी है, उसकी नर्स है। पूरे जहाज में बस वो एक इकलौती मेडिकल वाली है, इसलिए वो पायलट की मदद करने की जिम्मेवारी लेती है। उसका जख्म बंद करने के लिए उनके पास सिलने वाली किट नहीं है, इसलिए वो गर्म छुरी का इस्तेमाल करती है। मैथ्यू दर्द में चिल्लाता है और यात्री और ज्यादा डरते हैं। मैथ्यू जानता है कि अगर वो बगावत करेंगे तो सबकी जिंदगी खतरे में होगी, इसलिए वो सबसे डरते हैं कि पहले वो ट्रेंजियो की बताई जगह पे लैंड करेंगे, फिर अपनी असली जगह पे लैंड करेंगे। मैथ्यू उम्मीद करता है कि उन्हें फाइटर जेट्स बचाने आएंगे, पर सेल्वे को किसी कारण से लग रहा होता है कि उन्हें खुद ही खुद को संभालना होगा। एक यात्री जिसका नाम अयाज है, उसने उन्हें सूरज के बारे में बात करते सुन लिया था और उसे शक है कि पायलट झूठ बोल रहा है। अचानक से अरबी यात्री खांसता है और बेहोश हो जाता है। अयाज उसकी मदद करने की एक्टिंग करता है और उसी दौरान ट्रेंजियो की बंदूक छीन लेता है। अब अयाज के हुक्म में ट्रेंजियो को टॉयलेट में बंद कर दिया जाता है और मैथ्यू को सच बोलने को कहा जाता है। पायलट बताता है कि वो आइसलैंड में लैंड होंगे क्योंकि ट्रेंजियो कहीं पश्चिम में जाना चाहता है। वहाँ पुलिस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लेगी और बाकी सबको आजाद छोड़ दिया जाएगा। वो उसे सूरज के बारे में भी बताता है और कैसे ट्रेंजियो को लगता है कि वो इंसानों को मार देगा, इसके बारे में भी। अब ये सुन के यात्री घबरा जाते हैं। उन्हें जहाज में बैठने से पहले हुई अजीब घटनाएं याद आती हैं और वो अपने परिवार को लेकर चिंतित होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आ रही है तो आपको मैं एक और इससे भी खतरनाक इंडिया फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड सीरियल किलर के बारे में ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, जिसका नाम है रमन राघव। ये ऑडियो बुक आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम जो ऑडियो बुक का खजाना है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 4000 से ज्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी मिलेंगी विद 4.5 रेटिंग। कुकू एफएम एक इंडियन ऐप है जिससे आप कहीं भी कभी भी ऑडियो बुक समरीज और कोर्स अपने रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। इस प्लेटफॉर्म में आपको हर जॉनर की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं खुद ऑडियो बुक्स ही सुनना पसंद करता हूँ क्योंकि कुकू एफएम हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर जहाँ पर आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है 50% डिस्काउंट, यानी 399 से सीधा 199। बस आपको मेरा कूपन कोड घर50 यूज करना है। तो दोस्तों, देरी किस बात की, जाइए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 जून से 19 जून तक ही रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना। फिर ये देखकर मैथ्यू उन सबको शांत होने को बोलता है और उनके कैप्टन होने के नाते उन्हें बचाने की जिम्मेवारी लेता है। कुछ समय बाद वो आइलैंड के हवाई अड्डे पे लैंड करने की कोशिश करता है, पर वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल उसे लैंड करने से मना कर देता है। जब उन्हें जमीन नजदीक से दिखती है तो वो देखते हैं कि काफी जहाज आपस में टकराए हुए हैं और लोग भाग रहे हैं। उन्हें समझ आता है कि ट्रेंजियो सच बोल रहा था, लेकिन रनवे के बंद होने के कारण वो लैंड नहीं कर सकते। जहाज में बस इतना ही तेल होता है कि वो थोड़ा स्कॉटलैंड के पश्चिम
पश्चिम में लैंड करें, इसलिए कैप्टन यही करने का फैसला करता है और सब ठीक होने की उम्मीद करता है। वो ट्रेंजियो को टॉयलेट से बाहर निकालते हैं ताकि वो सब कुछ बता सके जो कुछ चल रहा है। वो बताता है कि उसने अपने दो सीनियर से चुपके से सूरज की बात सुनी। उन्हें नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है और ये कब रुकेगा। उसे बस इतना पता है कि अगर किसी को भी जिंदा रहना है तो उसे सूर्योदय वाली जगह से दूर जाना होगा। दूसरी तरफ जो अरबी आदमी जमीन पर बेहोश हुआ था वो अभी भी वही है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे हार्ट अटैक आने वाला है। अपनी आखिरी सांस के साथ वो बोलता है कि उसने हीरे निकले हैं। अब नर्स लोरा उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है पर वो नाकामयाब हो जाती है। उसी समय उन्हें स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंड करना पड़ता है और मैथ्यू दीवार पे मारने से कुछ मिनट पहले ही जहाज को रोक देता है। वो बाहर जाते हैं, उनके फोन लगातार बजते हैं क्योंकि उनसे प्यार करने वाले लोग उनको मैसेज कर रहे होते हैं। अब इंटरनेट पे हर तरफ घातक सूरज की खबर चल रही होती है। आधी दुनिया मर चुकी है और बची हुई आधी मौत का इंतजार कर रही है। हवाई अड्डा खाली है क्योंकि जिससे भागने का मौका मिला वो भाग गया और बाकी अंधेरे वाली जगह में छुपे हुए हैं इस उम्मीद से कि वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन खबरों की मानी जाए तो लोग बंकर में भी मर रहे हैं। अचानक से 3 RAF के कर्मचारी उनसे मदद मांगते हैं। सूर्योदय के लिए सिर्फ 45 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि वो सामान इकट्ठा करेंगे और पश्चिम की तरफ उड़ेंगे। एक यात्री जिसका नाम जैकब है वो हवाई जहाज इंजीनियर है। वो अपनी गर्भवती पत्नी के पास वापस जाके उसको बचाना चाहता है पर सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसे ऐसा करने से पीछे हटना पड़ता है। जरूरत का सामान इकट्ठा करने के बाद और हवाई जहाज का टैंक भरने के बाद वो एक और बार टेक ऑफ करते हैं। एक कर्मचारी पायलट होता है और वो सुझाव देता है कि वो इक्वेटर से दूर उड़े ताकि सूरज उन तक जल्दी ना पहुंच सके। उनका अगला स्टॉप कनाडा है जहां वो हवाई जहाज में तेल भरेंगे और रेडियो को ठीक भी करेंगे। कुछ समय बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है और उनके फोन बजते हैं। उन्हें अपने प्यार करने वालों का आखिरी मैसेज मिलता है जो पहले ही ब्रुसेल्स में मर चुके हैं। फिर आदमी को एक खबर मिलती है जहां लिखा है कि इस दुर्घटना का कारण सूरज की पोलरिटी है। एक और यात्री हॉर्स्ट जो मौसम एक्सपर्ट है और सूरज की पोलरिटी समझता है, वो समझाता है कि हर 11 साल में सूरज का मैग्नेटिक फील्ड पलटता है और किसी को नहीं पता कि ये क्यों होता है। इसका दुनिया पर कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए ज्यादा कोई खोज नहीं की गई। वो बता ही रहा होता है कि तभी अयाज को एक समाचार का पता चलता है जिसमें बोला जाता है कि उन्होंने जिस RAF के सैनिकों को चुना है वो असलियत में अफगानिस्तान के आतंकवादी है। उन्हें गिरफ्तार करके वापस हवाई अड्डे से उनके देश ले जाया जा रहा था। तभी दिखाते हैं कि बाहर एक आतंकवादी की उस बुढ़े आदमी से बहस हो जाती है जिसे भूलने की बीमारी है और वो उसको धक्का मार देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है और यात्री आतंकवादी के खिलाफ हो जाते हैं। सेल्वी मैथ्यू को खबर बताती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो कनाडा लैंड करके उनको छोड़ देंगे। अब कुछ समय बाद वहाँ लैंड करते हैं। सूर्योदय होने में 20 मिनट बचे हैं। सूर्य की किरणों से घायल लोग शहर में बिखर के गिरे हुए हैं। आतंकवादी को शहर के नजदीकी दुकानों पे रेडियो ठीक करने के हिस्से ढूंढने को बोला है। वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पर अपने साथ गैब्रिएली और जैकब को चलने को बोलते हैं। अब ये परेशानी है कि जैकब को तरकीब के बारे में पता है पर गैब्रिएली कुछ नहीं जानती, इसलिए जब वो दुकान में होता है तब जैकब आतंकवादियों को एक कमरे में बंद कर देता है। तब गैब्रिएली उनके साथ चलने से मना कर देती है। जैकब उसे मनाने में समय बर्बाद नहीं करता और अंत में वो हवाई अड्डे पे पहुंच जाता है और आतंकवादी भी उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गैब्रिएली शहर में ही रह गई है। अब हवाई जहाज उसके बिना उड़ान भर लेते हैं। आतंकवादी जहाज का पीछा करते हैं और एक खिड़की पे गोली मारते हैं और खुशकिस्मती से खिड़की पर बस दरार आती है। फिर दिखाते हैं कि अयाज एक बच्चे से बातें कर रहा होता है जिसको एक बीमारी है। तभी अचानक से उन्हें हवाई से रेडियो सिग्नल मिलता है। उनकी उससे कुछ ज्यादा बात नहीं होती पर वो समझ जाते हैं कि कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं और वो पानी के अंदर बंकर में रह रहे हैं। मैथ्यू जल्द से जल्द हवाई के लिए निकलना चाहता है पर सेल्वी को एक अस्पष्ट मैसेज पे वहाँ जाना बेवकूफी लग रही है। दूसरी तरफ ट्रेंजियो गुस्सा होता है कि सारे फैसले कैप्टन को करने को मिलते हैं और वो बगावत करता है और सब उसकी बात से सहमत होते हैं और ये फैसला होता है कि अब सारे फैसले वोट डालने पर होंगे। जब सब शांत होते हैं तभी हवाई जहाज में खराबी के कारण अचानक से सभी अलार्म एक साथ बजते हैं। सब परेशानियों की जांच पड़ताल करने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि एक आतंकवादी जो पहले जहाज का पीछा कर रहा था उसने खुद को लैंडिंग गियर से जोड़ दिया है। अगर वो आतंकवादी वहीं रहा तो वो लैंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैथ्यू जितना हो सके उतना ऊपर उड़ने का फैसला करता है ताकि तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत हो जाए। और इस सब में वो दरार वाली खिड़की के बारे में भूल जाता है। दबाव में फर्क के कारण खिड़की टूट जाती है और जहाज में शोर मच जाता है। चीजें आसमान में उड़ती हैं और यात्री खुद को संभालते हैं। मैथ्यू जल्दी से जहाज को नीचे के लेवल पर उड़ाता है और जैकब लकड़ी की मदद से कुछ समय के लिए खिड़की को बंद कर पाता है। सब शांत हो जाते हैं पर डोमिनिक की सांस लेने वाली पाइप आसमान में उड़ गई होती है जिस कारण उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब अयाज एक तरकीब सोचता है और ऑक्सीजन पाइप से उसकी सांस लेने वाली ट्यूब बनाता है। कैप्टन सबको बताता है कि वो हवाई नहीं जा सकते क्योंकि इस लेवल पे वो ठीक समय पे हवाई नहीं पहुंच सकते। सबसे सही रास्ता अलास्का में आटू नाम के टापू पे लैंड करना है और इतनी अशांति के बाद भी वो आतंकवादी वहीं लटक रहा है। अयान, जैकब और ट्रेंजियो उस आतंकवादी को देखने के लिए जहाज की जमीन पर छेद करते हैं। ट्रेंजियो अपनी बंदूक की मदद से अंधेरे में निशाना लगाता है पर मुजरिम उसको खींच के बस मारने वाला होता है कि तभी किस्मत से अयाज वहां आके उसको बचा लेता है।
वो कुछ समय के लिए उनका हीरो बन जाता है, पर थोड़ी देर में यात्रियों को पता चलता है कि उसी के कारण अरबी यात्री मरा है। उन्होंने उसकी बॉडी कनाडा में दफनाई है, जहाँ एक लड़के ने अयाज को उस अरबी आदमी का पेट काट के खोलते हुए देखा था। अयाज ये बात कबूल करता है कि वो एक जालसाज है जो ब्रुसेल से मॉस्को हीरे स्मगल कर रहा है। वो हीरे उस अरबी आदमी की मर्जी से उसके शरीर में डाले गए थे, पर उसने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं सुने और वो मर गया। अयाज की आवाज सुन के कुछ यात्री विरोध करते हैं कि अयाज को भी आतंकवादियों की तरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन अंत में वोट अयाज के हक में आते हैं। अयाज को हथकड़ी लगा के जहाज के बे में छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में वो अलास्का लैंड करते हैं और दोबारा उड़ने से पहले टैंक को फुल कर देते हैं। जब वो हवा में होते हैं तब मौसम एक्सपर्ट हॉर्स्ट को कुछ अजीब लगता है। जो फल उन्होंने कनाडा से उठाए थे उनमें कोई स्वाद नहीं है। वो सोचता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गामा किरणें इतनी गंभीर हैं कि वो खाने के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदल रही हैं। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि इसे खाने का पॉजिटिव तत्व खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ दिनों में भूख से मर जाएंगे। मैथ्यू इस बात को समझता है, पर वो बोलता है कि उनकी पहली चिंता सूरज से भागने की है। पिछले कुछ घंटों में उसने अपना आपा खोना शुरू कर दिया है। सेल्वी उसे आराम करने को बोलती है, पर वो उस पर चिल्लाता है जो वो कभी नहीं करता था। यात्री उसे जबरदस्ती आराम करने के लिए कॉकपिट से बाहर लाते हैं। मैथ्यू चिढ़ा हुआ है, पर वो अगले कुछ घंटे सोने का वादा करता है। कुछ समय बाद वो रेडियो पर एक सिग्नल पकड़ते हैं और दो पार्टियों को बात करते हुए सुनते हैं, पर उन्हें बस 17-17 सुनाई देता है। उन्हें जल्दी समझ आता है कि वो फोन पर बात करने वाला आदमी एक अंतरिक्ष यात्री है जो स्पेस में है। वो ये बात जान के हैरान है कि पृथ्वी पर कोई जीवित है जो कंट्रोल रूम से उससे बात कर रहा है। जीने की इस नई उम्मीद के साथ वो ब्रुसेल्स के नाटो के हेडक्वार्टर्स में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। इस स्पीड से उनके पास ब्रुसेल पहुंचने के बाद सूर्योदय होने से पहले 4 घंटे होंगे, तो शायद उन्हें ट्रेंजो की मदद से हेडक्वार्टर्स में मौजूद उस खुफिया बंकर के बारे में पता चल जाए। बाहर लॉरा को मैथ्यू बाथरूम में बेहोश मिलता है और ऐसे पता चलता है कि उसकी हथेली पे लगी चोट में इन्फेक्शन हो गया है, जिस कारण उसके खून में पॉइजनिंग हो गई है। इसी कारण से वो पहले अजीब बर्ताव कर रहा था। उसकी परेशानी सुलझाने के लिए उसके जख्मी हिस्से को काटना होगा। लॉरा बोलती है कि अगर उन्हें ब्रुसेल में अस्पताल मिला तो वो खुद उसका ऑपरेशन कर देगी, लेकिन यहाँ मैथ्यू के बिना सेल्वी को जहाज उड़ाने में दिक्कत होती है। यात्री उससे विनती करते हैं कि तुम उड़ा सकती हो क्योंकि तुम पायलट के सबसे नजदीक हो। अब हॉर्स्ट उसे समझाता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो सब मर जाएंगे। इसके बाद सेल्वी को जहाज लैंड करने की वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन जब उसे असलियत में ये करना होता है तो वो घबरा जाती है, लेकिन अंत में वो बड़ी मुश्किल से सही तरीके से लैंड कर लेती है। फिर सभी सेल्वी के लिए ताली बजाते हैं। बिना ज्यादा समय बेकार करे वो 3 झुंड में बढ़ जाते हैं। 2 आदमी तेल भरने के लिए हवाई अड्डे पर रुकते हैं। जारा, लॉरा और उसके साथी मैथ्यू को नजदीकी अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ ट्रेंजियो और रिक नाम का आदमी नाटो के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं। अस्पताल में उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज हॉल में मिलती है। लॉरा हुक्म देती है कि सभी मैथ्यू को बचाने पर ध्यान दे, बाकी सबको इग्नोर करे। उसी समय सारा अपने बेटे और बाकियों के लिए अपने बैग में दवाई भरती है और दूसरी तरफ नाटो हेडक्वार्टर्स में ट्रेंजियो उन्हें कॉन्फ्रेंस के कमरा दिखाता है, जहां उसने सबसे पहले दुर्घटना के बारे में सुना था। वो बचे हुए समय में सारे कागज नहीं देख सकते, इसलिए रिक फैसला करता है कि वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। जब रिक वहां पर नहीं होता तब ट्रेंजियो अयाज के टर्किश होने पर मजाक उड़ाता है और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। वो गलती से अयाज को धक्का मारता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और उसका बहुत खून बहने लगता है। किसी और जगह रिक को अफसरों की बुल्गारिया में एक डैम के अंदर बंकर होने की रिकॉर्डिंग मिलती है। उस जगह का नाम 17-17 है, वही जगह जो उन्होंने कुछ घंटों पहले रेडियो पर सुनी थी। तभी ट्रेंजियो वहां आता है और कहता है कि अयाज पहले ही जा चुका है। रिक अयाज की बॉडी को खून से लथपथ स्क्रीन पर देख लेता है, पर वो कुछ भी बोलने से डरता है। अब सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले सब जहाज में बैठ जाते हैं। मैथ्यू बहुत अच्छा तो महसूस नहीं कर रहा होता है, पर सर्जरी होने के बाद उसको काफी बेहतर लगता है। अब ट्रेंजियो सबको बताता है कि अयाज उनके आने से पहले ही वहां से जा चुका है, इसलिए उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। वो इंजन शुरू करते हैं, तभी अचानक से एक गाड़ी उनके जहाज के सामने रुकती है और उससे अयाज बाहर निकलता है। अगले सीन में ट्रेंजियो को जहाज के बे में हथकड़ी पहना दी जाती है। सेल्वी सबको बताती है कि अगर उनकी बुल्गारिया जाने की तरकीब काम नहीं की तो उनके पास कहीं और जाने का समय और तेल नहीं होगा। जब वो लैंड करेंगे तो सब तैयार हो, क्योंकि उनके पास उस जगह से बंकर पहुंचने के लिए केवल 20 मिनट बचेंगे। अयाज को जब टॉयलेट में दौरा पड़ता है, जो कि बस कुछ पल रहता है, और वो सोचता है कि ये ज्यादा खून बहने की वजह से हो रहा है और वो इसके बारे में किसी से नहीं बताता। जब वो बाहर आता है तो सब उसे ट्रेंजियो के साथ क्या सलूक करना है ये पूछते हैं। वो नहीं चाहता कि उसका कत्ल हो, इसलिए वो उसे उनके साथ बंकर चलने को कहता है। अब कुछ समय बाद वो बुल्गारियन हवाई अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहां वो 2 ग्रुप्स बंट के अलग अलग वहां चलते हैं। सेल्वी पहली गाड़ी पर चढ़ती है और आगे चलती है और दूसरी तरफ अयाज दूसरी गाड़ी पर चलता है। रास्ते में अयाज को फिर से दौरा पड़ता है और वो टकरा जाता है। एक कट पे सेल्वी दाएं मुड़ जाती है और एक आधे खुले दरवाजे पर पहुंचती है। एक यात्री उस दरवाजे को छूने की कोशिश करता है, पर बिजली के कारण वो मर जाता है और ये भी पता चलता है कि दरवाजे को खुला रखने के लिए बटन दबाए रखना है। अंदर जाने से पहले सेल्वी ट्रेंजियो को हथकड़ी पहना देती है ताकि वो उन्हें धोखा न दे। इससे ये भी पक्का हो जाएगा कि वो दूसरे ग्रुप के आने पर ही आजाद होगा। लेकिन अयाज और उसके साथी उस कट पर बाएं मुड़ जाते हैं और डैम की दूसरी तरफ वैसे दरवाजे पहुंच जाते हैं।
वो अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ते हैं और एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। और अंत में चाहे सबने अलग अलग रास्ते चुने हो, पर वो सेम बंकर के एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। मिलिट्री के आदमी यात्रियों का स्वागत करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो यहाँ सुरक्षित हैं। ट्रेंजियो बाहर अकेला भगवान से माफी मांग रहा होता है। जैसे ही सूर्योदय होता है तो वो सूरज का सामना करता है और अंत में वो भी मारा जाता है। और दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे नए चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जाते जाते रमन राघव जरूर सुने कुकू एफएम से 50% डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं मेरे कूपन कोड घर50 से। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए एंड एंजॉय कुकू एफएम। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।